हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, जैसे कि आपको पता है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम के रिगार्डिंग केस गया हुआ है। आज सुनवाई है वहां पे। दोस्तों, पहले हम एक बात ये समझेंगे सबसे पहले कि मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो 22 से भी ज्यादा केस वहां पे लगे हुए हैं, लेकिन जो मेन वकील है उनकी क्या बहस छिड़ी हुई है इसमें, आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो मेन वकील है मिस्टर तुषार मेहता, वीवी गिरी, हरीश साल्वे जी, इनका बहस का विषय क्या है? सबसे पहले तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अब तक तारीखें लगी थी, पहले 14 दिसंबर लगी, फिर 15 दिसंबर लगी, फिर 16 दिसंबर लगी, फिर 17 दिसंबर लगी, यानी कि इन 4 दिनों में 4 बार तारीख एक्सटेंड हो चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर किस विषय में और क्या बहस चल रही है? सबसे पहले तो बहस का विषय यह है कि भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए और रिजर्व बैंक की तरफ से रखते हुए यह कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक अब आगे मोराटोरियम देने के पक्ष में नहीं है और दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बैंकों के पास पैसा आता कहां है। बैंक लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, सेविंग बैंक में रखते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं। करंट अकाउंट में तो कोई ब्याज नहीं देते बैंक, कोई भी बैंक में आप रख लो, आपको पता होगा। सेविंग अकाउंट में भी आजकल लगभग 3% ब्याज या मैक्सिमम 3.5-4% से ज्यादा किसी में नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसी पैसे को 3% पे किसी से लिया, 1 साल का 30% ब्याज पे, उसको आगे 13% पे दे दिया, 10 पे दे दिया, 20 पे दे दिया, 18 पे दे दिया। जैसे जैसे उनका रिस्क बढ़ता जाता है उसी हिसाब से वो अपना ब्याज दर बढ़ाते जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर मान लो लोग लोन को रीपे नहीं करेंगे, वहां यही बहस का विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने यही रखा गया। अगर मोरेटोरियम को बढ़ा दिया जाएगा, मान लो 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, तो 2 साल वो बैंक क्या करेगा? भाई पैसे तो 2 साल के बाद आने हैं। अब जब 2 साल के लिए फिर वो बैंक के एम्प्लॉइज को सैलरी किस चीज की देनी? क्योंकि जब तो सारे आदमी तो सब कोई मोरेटोरियम दे दिया तो वो नाम मात्र के आदमी रह जाएंगे, ज्यादातर तो मोरेटोरियम ले लेंगे। तो इसका मतलब तो 90% कर्मचारियों को जो वहां लगे उनको हटा दो और बिल्डिंग भी छोटी ले लो, तो सारा ही खर्चा बचाना पड़ेगा। और फिर दिक्कत परेशानी क्या आएगी? अभी तो क्या है, बैंकिंग काम कैसे करती है, मान लो 100 करोड़ रुपए बैंक के पास जमा हुए, बैंक ने उसमें से 20 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए और 80 करोड़ रुपए लोगों को ब्याज पे दे दिए। अब बैंक को पता है एकदम तो 100 करोड़ रुपए लेने के लिए नहीं आएंगे लोग अपने, उल्टे सारे अलग अलग आदमियों के, एक आदमी का 100 करोड़ रुपया नहीं है। तो वो पैसा घूमता रहता है, कोई 5 लाख दे गया, कोई 1 लाख ले गया, कोई 20,000 दे गया, कोई 50,000 रुपए किसी ने निकाल लिया, ऐसे सर्कल बना रहता है। अब जैसे ही मोरेटोरियम होगा और उधर से लोन के भी पैसे आते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं और फिर दोबारा लोन होता रहता है। अगर 2 साल के लिए मोरेटोरियम दे दे, करोड़ों आदमी मोरेटोरियम ले ले, तो फिर क्या होगा? बाजार से तो पैसा आना बंद हो जाएगा। अब वो सर्कल खराब होना शुरू हो जाएगा। जो पैसे निकालने आ रहे हैं, जिनका पैसा रखा है, किसी की एफडी है, किसी ने अपनी बिटिया की शादी करनी है, कोई रिटायर होकर किसी ने पैसा रख रखा है, किसी ने पेंशन प्लान लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी भी चीज के लिए उसको अपने पैसे की जरूरत है, वो बैंक में जाएगा। तो वो क्या होगा? सर्कल जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। अब उसके अलावा जैसे बिल्डरों ने अपना पक्ष रखा कि भाई कोरोना काल की वजह से हमें दिक्कत पड़ रही है, हमें इसमें छूट दी जाए, तो वहां पे जो वकील साहब है उन्होंने इस बारे में चर्चा करते हुए ये कहा कि जो बिल्डर लॉबी है, ये तो कोरोना काल से पहले भी मंदे में फंसे हुए थे। कोरोना का तो सिर्फ नाम लग गया, ये थोड़ा सा और इनका काम कम हो गया, बाकी ऐसा कोई खास इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। तो उन्होंने एक बात और कही कि जो डिपॉजिटर है, जो पैसा अपना जमा कर रहा है, वो तो रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी आदमी की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया जाए तो फिर तो सारे उसके अंग सही हो, किडनी, लीवर, हार्ट, सब कुछ ठीक हो, वो क्या करेगा? वो तो खत्म ही आदमी। तो ऐसे ही बैंक की रीढ़ की हड्डी क्या है? डिपॉजिटर, जो पैसा जमा कर रहे हैं। अगर उनको पैसा ही नहीं वापसी मिलेगा तो बाजार ठप हो जाएगा,
सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से इस विषय पे बहस चल रही है। तो उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा कि अगर आप चाहें तो आप मोरेटोरियम को बढ़ा सकते हैं, या एक ऐसी याचिका भी लगी हुई है कि ब्याज ही माफ कर दो। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर आप चाहें तो ब्याज को भी माफ करने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह ब्याज को माफ कैसे करेंगे। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट से अभी थोड़ी कुछ टाइम पहले आदेश आए थे कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज है उसको हटा दिया जाए, और फिर रिजर्व बैंक ने भी आदेश दे दिए थे, वो पैसे भर दिए भारत सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपए के करीब। उस 600 करोड़ में से आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, आम आदमी के पास क्या है? किसी के पास 25 रुपए, किसी के पास 50 रुपए, किसी के 200, किसी के 500, किसी के 1000, किसी के 2000, किसी के पास 1-2 लाख रुपए तो आया नहीं। अब आप ये समझे कि अगर आपका 80,000 का लोन है, 20,000 का लोन है, 5 लाख का लोन है, अगर उसका ब्याज छोड़ दिया जाए ये तो कई लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ये उन्होंने हिसाब लाया लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जाएगा। वो पैसा कहां से देंगे? भारत सरकार के पास इतना पैसा है नहीं। भारत सरकार के वकील ये कह रहे हैं कि लोग इनकम टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं। भाई व्यापारी बिजनेसमैन ही तो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, उसका बिजनेस ही नहीं चल रहा तो टैक्स कहां से देगा? अब जब बिजनेस नहीं चल रहा तो जीएसटी भी नहीं आ रही है, जीएसटी भी कम होगी। तो इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं एक साल में 10 जोड़ी कपड़े खरीदता था, अब मेरा अगर काम धंधा बिजनेस व्यापार कम हो गया तो मैं 2 जोड़ी खरीदूंगा। अब जब मैं 2 जोड़ी खरीद अपना 1 साल का काम चलाऊंगा तो वो जो 8 जोड़ी बिकने थे वो किसी ना किसी के तो फैक्ट्री वाले के कम बिकेंगे ना, तो वो बनाएंगे ही कम, सेल कम होगी, सेल कम होगी तो जीएसटी ऑटोमेटिक ही कम हो गया, जीएसटी कम हो गया, उसकी सेल कम होगी तो वो टैक्स भी कम पे करेगा। जब उसकी इनकम ही कम हो रही है तो स्वाभाविक बात है। अब जब टैक्स कम पे हो रहा है, जीएसटी कम पे हो रही है, तो भारत सरकार के पास भी पैसा कम जा रहा है। खजाने में पैसा जाता कहां से है? टैक्सों के द्वारा तो जाता है। अब उनके पास पैसा नहीं है, अब वो 6 लाख करोड़ रुपए का कहां से भुगतान कर देंगे? वो कह रहे हैं भाई पैसा तो है नहीं। अब अगर इसको छोड़ दिया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब बैठते हैं उनको न्यायमूर्ति बोलते हैं, वो हमारे से और आपसे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, तभी तो वो इतनी बड़ी पोस्ट में जाके बैठते हैं, और जो वो डिसीजन ले लेते हैं वो सारे देश में लागू हो जाता है। हर आम और खास आदमी को, सरकार को, रिजर्व बैंक को, हर को वो मानना पड़ता है। तो वो मुझे नहीं लगता अब ये कि मोराटोरियम बढ़ेगा। हाँ, रिस्ट्रक्चर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 6 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या था, 90% आदमियों को रिस्ट्रक्चर मिल नहीं रहा था। मेरे भी सुनने में आ रहा था, लोग मेरे पास भी कमेंट कर रहे थे, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी ये कह रहे थे कि अगर आपका कोरोना काल में लॉस हुआ है, आपका बिजनेस लॉस हुआ है आपकी, तो आप करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लेके आओ, आपकी कोई जॉब चली गई है तो उसका प्रूफ लेके आओ, आपकी सैलरी कम हो गई है तो उसका प्रूफ लेके आओ। वो प्रूफ लोगों के पास था नहीं। दिक्कत परेशानी कहां आ रही है? जो कोई आदमी प्राइवेट जॉब कर रहा था, मान लो उसको 50,000 रुपए मिल रहे थे, अब वो उसका एम्प्लॉयर उसको दे रहा है 25,000 रुपए। अब 25,000 तो दे रहा है, लेकिन वो तो लिखवा तो उससे 50 पे ही साइन करवा रहा है ना। वो तो उसका कह रहा है भाई 50 आधे पैसे मिलेंगे, कर दो तो कर ले, नहीं तो जा। अब उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो जाएगा तो दूसरी जगह भी उसको 50% ही मिलने वाले हैं। सारों ने ये कंटेंट यही चला हुआ है, ज्यादातर मार्केट का सिनेरियो यही है। कोई 30% दे रहा है, कोई 40, 100% तो बहुत कम नामात्र के आदमी है जो 100% ही तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को। अब वो क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लगभग क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई 20,000 रुपए अगर सैलरी है तो भाई 10,000 रुपए दूंगा, साइन 20 पे ही करने पड़ेंगे। अब जब वो साइन 20 पे कर रहा है, या 50 ले रहा था साइन 50 पे कर रहा है, तो उसके पास तो प्रूफ 50 के ही है, उसके पास तो 25 का तो प्रूफ ही नहीं है। अब वो प्रूफ कहां से देगा? कई आदमी ऐसे हैं जो छोटे व्यापार काम धंधे कर रहे हैं, छोटा दुकानदार है, किसी की किराने की छोटी दुकान है, किसी की डेयरी छोटी है, जो इस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, जिनका कैश में फॉलो है, उनका करोड़ों आदमियों का बैंक में करंट अकाउंट ही नहीं है, तो वो कैसे शो करेंगे, कैसे वो दिखाएंगे सरकार को या बैंक को? एनबीएफसी कंपनी को उसने रिस्ट्रक्चर के लिए तो अप्लाई कर दिया, लेकिन उनके पास वो प्रूफ ही नहीं है कि काम उनका कम हो गया। वो तो स्वाभाविक बात है अपने आप यार, जब अर्थव्यवस्था 23.9 नीचे चली गई तो अर्थव्यवस्था के साथ तो सारा देश जुड़ा हुआ है, वो भी उनकी भी अर्थव्यवस्था नीचे चली गई, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं था, तो 90% ये रिजेक्ट हो रहे थे।
अब क्या किया है, रिजर्व बैंक ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा एफिडेविट दे दिया कि अब कोई भी आदमी रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में देने की आपको जरूरत नहीं है, कोई उसको आपको क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बिजनेस इतना कम हो गया जी, मेरी तो जॉब चली गई, मेरी सैलरी इतनी कम हो गई, ये प्रूफ है, उसकी अब जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक ईमेल करनी है अपने बैंक की एनबीएफसी कंपनी के पास, या एक रिटर्न में एप्लीकेशन देके वहां पे दे देनी है, तो मुझे लगता है कि अब आपको रिस्ट्रक्चर मिल सकता है। और जो मोराटोरियम है 2 साल का मिलेगा, उसको आप भूल ही जाओ। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता कि आगे 2 साल के लिए बढ़ सकता है। हाँ, इसमें जो आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें आपको बैंक या एनबीएफसी कंपनी चाहे तो आपको मोराटोरियम दे सकता है 2 साल तक। 2 साल का नहीं, 3 महीने, 6 महीने, 9, 12, 15, 18, 21, 24, इस टाइप से वो जहां भी वो चाहेगा तो वो इतना दे सकता है। लेकिन ये उसके विवेक पे उसको अपने डिसीजन लेना है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी को। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो फाइनली आज फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। अब शाम तक मुझे नहीं लगता कि आज भी डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि सुनवाई इतनी ज्यादा है। हम ये समझे हमारा देश जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है सारी दुनिया में। लोग कह रहे हैं तारीख पे तारीख, दामनी फिल्म का डायलॉग, वो अच्छा तो लगता है, लेकिन जो कोर्ट में अब अगर आप कही गए हो, हमारा देश का कानून ऐसा है कि दोनों पक्षों की सुनवाई की जाती है। मान लो मैंने कहीं से लोन ले लिया 50,000 रुपए का, वो कोई एनबीएफसी कंपनी 4 करोड़ रुपए की है, मैं ये समझू कि जज साहब मेरी हक में डिसीजन दे देंगे, यार मैंने तो 85,000 रुपए है मेरे पे, तो वे भी नहीं दे जा रहे, अरे ये तो 4 करोड़ रुपए की कंपनी है। ऐसे नहीं होगा। आपने नहीं भी कोर्ट में गए होंगे, फिल्मों में देखा होगा, न्याय की मूर्ति के हाथ में एक तराजू होता है, वो दोनों साइड बराबर तोलती है। इसका मतलब क्या है, हमारे देश में अमीर और गरीब, राजा और भिखारी, सबकी वैल्यू बराबर है, सब कानून की नजरों में एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 50,000 रुपए नहीं दिए तो वो फैसला मेरे ही हक में होगा क्योंकि मैं गरीब हूं। ये कोई इसका पीछे लॉजिक नहीं है। हाँ, वो कंपनी मेरे साथ गलत कर रही हो किसी भी वे में, तो उस कंपनी के पनिशमेंट आएगी, अदरवाइज मेरे ऊपर जुर्माना लगेगा। तो अब देखते हैं। आज मुझे नहीं लगता कि आज भी डिसीजन आ जाएगा, पर जो भी आज कार्रवाई कोर्ट में होगी या डिसीजन आ गया तो मैं उस पर एक वीडियो डाल दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दबा के शेयर करें। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।